हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हमारे जो उपन्यास हैं, उपन्यास के सारे टॉपिक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सब हमने पढ़ लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम अलग अलग नहीं पढ़ पाएंगे कहानी को और उसको। वैसे मन तो था मेरा सारा कुछ पढ़ाने का, बट लेट हो गई। कोई नहीं, अब हम जो यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज सिलेबस का पूरा रिवीजन करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और उपन्यास का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं बिल्कुल मूल नोट्स के साथ, शॉर्ट नोट एकदम, और बेहतर रिवीजन आप करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, आप उससे कर सकते हैं। और आज से हम यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे। आज मैं लेके आई हूँ यूनिट फर्स्ट, जिसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। इसमें मैंने ग्रामर का पार्ट नहीं रखा है। वो आप या तो अलग से पढ़ लेना, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं बना दूँगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने नहीं रखा। तो बाकी इसमें सारा कुछ भाषा विज्ञान वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना। चलते हैं। सबसे पहले, गांव का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने दिया था? तो प्रोफेसर स्लेगल ने दिया था। गांव का एक आई एम सॉरी, ये यहाँ पे गांव नहीं है, बल्कि ये है विश्व की भाषाओं का, विश्व की भाषाओं का। ये पता नहीं कैसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, अदरवाइज़ मैं बहुत ध्यान से लिखती हूँ। तो विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक जो वर्गीकरण है वो सबसे पहली बार किसने दिया था? तो ये प्रोफेसर स्लेगल ने दिया था। पारिवारिक वर्गीकरण में किन 6 बातों को आधार बनाया जाता है? तो पारिवारिक जब वर्गीकरण, पारिवारिक हमारा पारिवारिक वर्गीकरण नहीं, बल्कि भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये भाषाओं के ऊपर बात की जा रही है, तो भाषाओं का ही वर्गीकरण होगा यहाँ पर। तो पारिवारिक वर्गीकरण में 6 बातों को आधार बनाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ठीक है, पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इसलिए आप चिंता ना करें, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, आप अच्छे से रिवीजन करें। और भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो ये मानी है 13। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम, नाम ध्यान रखेंगे आप, विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 13 मानी है। यूरेशिया भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषा परिवार शामिल हैं? तो कितने भाषा परिवार शामिल हैं? यहाँ पर 10 परिवार शामिल हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यूरेशिया, यूरोप और एशिया की कुछ भाषाएं हैं, उस परिवार में कितने परिवार शामिल हैं? तो 10 परिवार हैं। वो कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ पर नहीं लिया, बहुत लॉन्ग था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण कौन से हैं? तो भारतीय प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, उसके 3 चरण माने जाते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषाएं, ये 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इनका काल रहा है, जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत आती हैं। प्राचीन आर्य भाषाएं कौन सी हैं? तो वैदिक और लौकिक संस्कृत हैं, जिनका समय 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का है। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इसमें आती हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ठ। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ठ ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आती हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो 1000 ईस्वी से और अब तक जो वर्तमान समय में चल रही हैं, ये आधुनिक आर्य भाषाएं कही जाती हैं, जिनमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि ये भाषाएं आती हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो ये 14 मानी है, ध्यान रखेंगे। ये हाईलाइट कर दिए हैं मैंने यहाँ पर जो आंसर है, तो ये आपको अच्छे से दिख भी जाएंगे और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 14। प्राकृत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था कौन कौन सी कही जाती हैं? प्राकृत की प्रथम अवस्था को पाली, द्वितीय को प्राकृत और अपभ्रंश तृतीय अवस्था को कहा जाता है। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? आप जानते हैं हिंदी में 11 स्वर होते हैं,
ठीक है। तो अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 10 होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? भविष्यत कहा, जो कि धनपाल के द्वारा रचित है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ये है भविष्यत कहा, धनपाल के द्वारा रचित है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक किसे माना जाता है? डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है। डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण किस विद्वान को माना जाता है? हेमचंद्र को। इन्हें अपभ्रंश का नहीं, अपभ्रंश का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? वैयाकरण। वैयाकरण किसे कहते हैं? वैयाकरण, जो कि वैयाकरण की रचना करता है। तो इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था, इसलिए इन्हें सबसे बड़ा अपभ्रंश का व्याकरण माना जाता है। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? पुरानी हिंदी। देखो यहाँ पर ना, ये पुरानी हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। साहित्यिक अपभ्रंश को नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी का, और परवर्ती अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया था पुरानी हिंदी से। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अभट्ट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। अभट्ट जो भाषा है उसे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना है सुनीत कुमार चटर्जी ने। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया था हार्नले ने। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। हिंदी की प्रमुख बोलियां का उच्चारणगत वर्गीकरण, मतलब उच्चारण के तौर पर हम प्रमुख बोलियों को किस किस उसमें रखते हैं, वर्ग में रखते हैं। तो ओकार बहुला, जिसमें ओ शब्द ज़्यादा आता है, जैसे कहाँ जा रहो है, ये ब्रजभाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो ओकार बहुला भाषाएं है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी कहाँ की भाषा है? राजस्थान की है। कुमाऊनी और गढ़वाली ये पहाड़ी भाषाएं हैं, और मालवी भी कहाँ की है? ये भी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। ये जो भाषाएं वो ओकार बहुला हैं। इनमें ओ ऐसे कहाँ जा रहे हो है, कहाँ कर रहे हो है, ऐसे करके मतलब बोला जाता है। आकार बहुला कौन सी है? तो कौरवी और दक्षिणी हिंदी। जो कौरवी और दक्षिणी हिंदी है ये आकार बहुला है। इसमें आ का ज़्यादा प्रयोग होता है। इकार बहुला कौन सा है? भोजपुरी। ई तो चलते हैं आगे। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी ये ओकार बहुला हैं। आकार बहुला भाषा कौन सी हैं? तो कौरवी और दक्षिणी। एकार बहुला भोजपुरी। उदासीन आकार बहुला ये अवधी और बघेली मानी जाती हैं। अवधी एंड बघेली ये उदासीन आकार बहुला में आती हैं। हिंदी की बोलियों के नामकरणकर्ता के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसने क्या क्या नाम दिया है। तो कौरवी जो भाषा है, कौरवी किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? कौरवी का नाम किसने रखा है? राहुल सांकृत्यायन ने। राजस्थानी का नाम ग्रियर्सन ने, और डिंगल का नाम रखा है बांकीदास ने। ब्रजबुली का नाम रखा है ईश्वर चंद्रगुप्त ने रखा है। और बिहारी का नाम किसने रखा है? तो ये भी ग्रियर्सन ने। राजस्थानी और बिहारी इन दोनों का नाम किसने रखा है? तो ये ग्रियर्सन ने रखा है, आप ध्यान रखेंगे। भोजपुरी का नाम रेमंड ने रखा है, और मैथिली का नाम कौल बुरुंक ने रखा है। ठीक है, ये नामकरण करता है। किस बोली का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, और आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कौशली और बैसवाड़ी किस बोली को कहा जाता है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौशली और बैसवाड़ी किस बोली को कहा जाता है? तो अवधी बोली को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खड़ी बोली का नामकरण। खड़ी बोली का नामकरण किसके द्वारा हुआ है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा है? मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। सुनीत कुमार जो चटर्जी हैं, उन्होंने खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा है? मर्दानी भाषा के नाम से, और जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से बिल्कुल 1-2 बार या तो नोट्स बना लेना, या फिर 1-2 बार वीडियो आप देख के भी याद कर सकते हैं, जैसा भी आपको
ठीक आता है समझ में वैसे आप कर लें गिरियर्स। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूं, अच्छी से अच्छी तैयारी आपको करवा सकूं। तो जनपदी हिंदुस्तानी का है, ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी या वर्नाकुलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। खड़ी बोली को, ये खड़ी बोली का नामकरण है और वो बोलियों का नामकरण था, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? देसी हिंदुस्तानी या वर्नाकुलर हिंदुस्तान, ठीक है। प्राणनाथ ने हिंदुस्तानी कहा है किसको? खड़ी बोली को। क्या देसी हिंदुस्तानी ग्रियर्सन ने कहा है और हिंदुस्तानी प्राणनाथ ने कहा है। सुमित कुमार चटर्जी हैं ये, इन्होंने खड़ी बोली का अर्थ क्या माना है? सीधी माना है। ये सुनीति कुमार चटर्जी हैं, जो सुनीत कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने खड़ी बोली का अर्थ, इन्होंने खड़ी बोली को क्या कहा है वो तो अलग बात है, लेकिन अर्थ की बात यहाँ पे हो रही है कि सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का अर्थ किससे माना है? सीधी, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी भाषा कहा है इसको। कामता प्रसाद गुरु खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कर्कश भाषा बोलते हैं कि ये बड़ी ही कर्कश है। गिल क्राइस्ट ने क्या कहा है? गवारू भाषा बोला है। बताओ, खड़ी बोली को गवारू भाषा किसने बोला है? तो ये गिल क्राइस्ट ने बोला है। किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित मानते हैं खड़ी बोली को, ठीक है। और किस बोली को पांचाली कहा जाता है? तो एक कन्नौजी को कहा जाता है। पांचाली किसको कहा जाता है? कन्नौजी को। हरियाणवी भाषा को बांगरू किसने कहा है भाई? ये ग्रियर्सन ने कहा है। बांगरू भाषा किसने कहा है हरियाणवी को? तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 44 मानी है। ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा वर्णों की संख्या अलग अलग मानी गई है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 44, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। बिल्कुल सीधा सीधा है, 11 स्वर और 33 व्यंजन माने हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने हिंदी भाषा में कितने वर्ण माने हैं? तो ये माने हैं 52 वर्ण, यानी कि 52, ठीक है, इनका आप ध्यान रखेंगे। 52, 11 स्वरों सहित 11 स्वर माने हैं, बाकी जो बचे वो क्या माने हैं? व्यंजन माने हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण कब और किसके द्वारा लिखा गया? खड़ी बोली, ये ध्यान रखेंगे आप, हिंदी का नहीं पूछा है, खड़ी बोली हिंदी में प्रथम व्याकरण कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो 1715 ईस्वी में जैसुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया है। 1715 ईस्वी में जैसुआ कैटलर के द्वारा क्या लिखा गया? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण। अंग्रेजी ढंग में लिखा गया हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो यह हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि जॉन गिलक्राइस्ट ने लिखा था। गिलक्राइस्ट ये कौन है? अंग्रेज आदमी है। तो ये किसके नाम से लिखेंगे? हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। ये अंग्रेजी ढंग का लिखा गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी ढंग का लिखा है तो कौन लिखेगा? एक अंग्रेजी लिखेगा। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो एक कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि ये किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होती है। कितनी होती है? 6 संख्याएं होती है। विकारी शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो किस किस के कारण होता है? लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य तथा भाव, ठीक है। ये 6 कारक तत्व होते हैं जिनके द्वारा विकारी उत्पन्न हो सकता है। राजभाषा हिंदी की हम यहाँ पर बात करें तो हमारी जो हिंदी है ना, उसने भी बहुत कुछ झेला है ना। उसको राजभाषा बनाने के लिए हमारे कुछ महापुरुषों ने, साहित्यकारों ने, निबंधकार, मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए क्या किया है? जद्दोजहद करनी पड़ी है, जब जाके इसको राजभाषा बनाया गया। लेकिन राजभाषा बनने के बाद भी आज आप जानते ही हैं कि हिंदी की हालत क्या है ना। पूरे देश में वो देखा ही जा सकता है, जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं वो तो हिंदी बोलने में ही शर्माते हैं। और आजकल के छोटे बच्चों को देख लो, मतलब इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे लेकिन हिंदी के वर्ड नहीं बोल पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, हिंदी की गिनती नहीं आती है उनको। तो हिंदी की तो बड़ी ही हालत ख़राब है। तो राजभाषा हिंदी के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का आदेश, इसमें जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। तो राष्ट्रपति का आदेश आया था राजभाषा हिंदी के बारे में, जब विचार विमर्श किया जा रहा था कि किसको राजभाषा बनाया जाए,
तब यहाँ पर कुछ सरकार की तरफ से कुछ वर्क किए गए, बहुत सारे बैठकें वगैरह हुए, आयोग बनाए गए, तो उनको यहाँ पर ये क्वेश्चन के फॉर्म में डाला गया है और उनको पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का आदेश 1955 में ये आदेश जारी किया गया था। इसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे कि हमें कौन से अंक रखने हैं, किस तरह की कहाँ कहाँ हिंदी भाषा होनी चाहिए, कहाँ कहाँ दूसरी भाषाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर सब बताया गया था। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राजभाषा 1955 में ही बाला साहब गंगाधर खेर, जो बीजी खैर के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका पूरा नाम शायद आप मतलब बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। बीजी खैर थोड़ा आसान है और उसी के नाम से जानते हैं। तो 1955 में ही बाला साहेब गंगाधर खैर की अध्यक्षता में आयोग की इस आयोग की स्थापना की गई थी, राजभाषा आयोग की। संसदीय राजभाषा समिति, ये 1959 में इसकी क्या बनी थी, ये समिति बनी थी, संसदीय राजभाषा समिति 1959। राजभाषा अधिनियम ये 1963 में आया था पहले, फिर बाद में इसे 1967 में संशोधित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये संकल्प 1968 में, ठीक है, जब इसे संशोधित करके फिर संकल्प के रूप में आया था, संकल्प 1968। फिर इसके बाद में राजभाषा नियम, कुछ नियम लागू किए गए थे, 12 नियम इसमें निर्धारित किए गए थे। तो ये 1976 में आया था। कब आए लागू किए गए थे? तो ये 1976 में लागू किए गए थे राजभाषा नियम। ये राजभाषा हिंदी को लेकर के यहाँ पर ये कुछ आयोग हैं, इनको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर बहुत अच्छे से इनको आप जैसे भी याद करना चाहें वैसे कर जरूर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। भारत सरकार के कितने मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं? तो तीन मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय उसी के अंतर्गत आता है, राजभाषा विभाग, विधि मंत्रालय और ये है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये 3 मंत्रालय हैं जो कि राजभाषा संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो एक गृह मंत्रालय का राजभाषा जो विभाग है उसके अंतर्गत हुई केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण, ठीक है। और केंद्रीय अनुवाद जो ब्यूरो है वो भी इसी के अंतर्गत उसकी भी स्थापना होती है। 1864 ईस्वी में मुंबई फ्री चर्च कॉलेज, ये मुंबई फ्री चर्च क्या है, कॉलेज का नाम था, और उसके प्राध्यापक थे यानी कि प्रिंसिपल श्री पेठे, उनका नाम क्या था, श्री पेठे। उन्होंने किस नाम से मराठी पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी? श्री पेठे ने कहा था कि पूरे भारत में एक भाषा की आवश्यकता है, एक भाषा में ही सबको बात करनी चाहिए। तो उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के नाम से ये पुस्तक लिखी थी, मराठी में लिखी थी वैसे इन्होंने ये, और लेकिन इस पुस्तक का नाम था राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। 1936 ईस्वी में किसने काठियावाड़ राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की। काठियावाड़, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, काठियावाड़ राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन हम राजभाषा के संबंध में यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन महापुरुषों ने हिंदी को लेकर के क्या क्या अपने विचार रखे हैं। तो हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनने योग्य है, ये केशव चंद्र सेन ने कहा है। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य जान पड़ती है, ये किसने कहा है? सर टी विजय राघवाचार्य ने कहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ही कथन लिए हैं, वैसे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक से कुछ मेन यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन उनसे आपको एक तो आइडिया लग जाएगा कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कथन लिए हैं तो इससे रिलेटेड और भी कथन दे रखे हैं, उनको भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे लेके आती तो इतने तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अभी। आप सपोर्ट करेंगे तो हो भी जाएंगे जल्दी, कि मैं बहुत सारी एक लॉन्ग वीडियो बना दूँ। फिर क्या है कि उसे बच्चे देखते नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए। यहाँ पर जो मेन है वही रखे हैं, लेकिन इससे आइडिया बहुत अच्छे से लग जाएगा आपको। मैंने यहाँ पर कथन लिए तो आप सारे कथन पढ़ लेना। वहाँ पर मैंने कुछ आयोग वगैरह लिए, लेकिन उनसे अलग भी थोड़ा तुमको पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने लिए हैं वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में।
तो सर टी विजय राघवाचार्य, इनका ये कथन था। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यह एनी बेसेंट का कथन है। स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य करने के लिए कौन बोला? एनी बेसेंट। हिंदी समस्त आर्यवर्त की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। तो ये किसने कहा था? न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र ने। ठीक है, ये बंगाली कौन है इसका आप थोड़ा सा लगा लेना, न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति किसको बोलते हैं? वैसे न्यायमूर्ति आप जानते होंगे, जज को बोलते हैं। नहीं, जज को तो न्यायाधीश बोलते हैं, शायद न्यायमूर्ति भी बोलते हैं। तो इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वो गौरव का दिन होगा, ये कौन कह रहे हैं? न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऊंची से ऊंची शिक्षा की बात कौन करता था उस टाइम पर? तो भीमराव अंबेडकर जी करते थे, है ना, क्योंकि यही एक उच्च शिक्षित थे। वैसे तो काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास ही थी। तो हिंदी में, हिंदी वह धागा है, मैं नहीं, यहाँ पे आएगा वह। हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को प्रोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगी। ये किसने कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। किसने कही है ये बात? धागा किसने बताया हिंदी को? जाकिर हुसैन ने बताया है। ठीक है, आप एक एक जो मेन कीवर्ड है उसको आप पकड़ना, उसी से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, है ना, अपितु वह तो सभी आधुनिक भाषाएं, भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। तो ये किसने कहा है? ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, अहित किसका भाई? किसका अहित कौन नहीं करता? जो ज्ञानी होते हैं ना, वो किसी का अहित नहीं करते। अहित यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो एक ज्ञानी मतलब जो ज्ञानी है वही कह सकते हैं इस बात को। तो हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। ये भी किसने कहा है? ज्ञानी जैल सिंह ने कहा है। यानी कि ज्ञानियों का जो स्वभाव होता है ना, वो प्रेम और सहिष्णुता से क्या होता है? भरपूर होता है, मतलब उनमें कूट कूट करके भरा होता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको तो क्रोध आता ही नहीं है। और हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का कथन है। तो और भी 2-4 कथन थे उसमें, आप उनको भी देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनको तो आप याद कर ही लेना। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का कथन है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी तो मनाया जाता है ना। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो भारतीय संविधान में इस दिन राजभाषा का दर्जा मिला था, इसका आप ध्यान रखेंगे। भाग 17 में 4 अध्याय हैं। जो भाषाएं हैं वो किस भाग में रखी गई हैं? संविधान के में 17 भाग 17 में रखी गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत ये समाहित है। यह मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये किसके नाम से विख्यात है? तो मुंशी अयंगर फार्मूला। संविधान की 8वीं अनुसूची में, अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है, ये ध्यान रखेंगे। भाग कौन सा है? 17। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं। और अनुच्छेद कौन से हैं? 343 से 351। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हिंदी सहित, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब ये राजभाषा बनाया गया था, जब 1949 में, उस टाइम पर 14 भारतीय भाषाएं थी। कितनी थी? हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो केवल 14 भाषाओं का था। 8 भाषाओं को बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, और ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है ना, ये लगातार अभी भी चल ही रही है ना। आगे देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, तब कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी।
आप ध्यान रखेंगे 21वां संशोधन और 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। संविधान का 71वां संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में यहाँ पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। इसको आप नमक, मतलब पहला पहला अक्षर इनका ऐसे करके ट्रिक बना लेना, नमक को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन में। ये पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है हर बार। ठीक है, सारे एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन यहाँ से, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में ही हुआ था। 92 संविधान जो हुआ किया गया था संशोधन, तो ये 2003 में किया गया था और इसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ठीक है, इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर लिपि की, तो हमारी लिपि कौन सी है, और लिपि से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियाँ प्रसिद्ध थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। आप जानते हैं जो देवनागरी लिपि है, ये इसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि। कनिंघम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई है। ये कनिंघम ने बोला है कि आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि को क्या किया है, बनाया है। ठीक है, ये कनिंघम साहब कहते हैं। और खरोष्ठी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किस लिपि से हुई है, तो ये अरमाइक लिपि से हुई है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि। और आज के टाइम पर एक उर्दू भाषा है जिसे दाएं ओर से बाएं ओर लिखा जाता है, और उस टाइम पर ये खरोष्ठी लिपि थी जिसे दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। यानी कि जैसे हम लाइन सीधा लिखते हैं वो उल्टा लिखते हैं, उल्टी साइड से। कभी आप देख लेना उर्दू, अगर कोई जानता हो तो ऐसे ही लिखता है, उल्टा उल्टा। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। ये तो आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से जानी गई। देवनागरी लिपि को मानकीकरण का पहला प्रयास किसने किया, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया। देवनागरी लिपि को मानकीकरण कैसे बनाया जाए उसका पहला प्रयास किसने किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। उन्होंने अपना पत्र, उनका एक पत्र निकालते थे वो केसरी नाम से, ये आपने सुना ही होगा, केसरी नाम से निकालते थे। तो उसके लिए एक फॉन्ट तैयार किया जिसे तिलक फॉन्ट के रूप में क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट देखें, संस्थागत प्रयासों में, ये तो व्यक्तिगत प्रयास हो गया जो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, लेकिन संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में, यानी कि सभापति कौन बने, महात्मा गांधी, और उसके संयोजक थे काका कालेलकर, नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। इस वर्ष यानी कि 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक कौन थे, काका कालेलकर थे। इसे कालेलकर समिति भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला सरकारी प्रयास कब हुआ, तो ये 1947 में हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो देवनागरी को मानकीकृत करने के लिए सबसे पहला जो सरकारी प्रयास था वो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। इसे नरेंद्र देव समिति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1947 में बनी थी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए, आज के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए। तो मैंने वैसे बहुत अच्छे से कोशिश की है अपनी तरफ से, तो बाकी आपको कोई लगे कुछ और आप सुझाव देना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से तैयार करना चाहती हूँ कि इस तरह से आपको क्वेश्चन और आंसर सीधा सीधा बता दिया जाए। इसमें टाइम भी आपका कम लगेगा और जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कन्फ्यूजन नहीं होता। मुझे वन लाइनर इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश नहीं रहती। सीधा सीधा जो आंसर होता है ना वो दिमाग में क्लिक कर जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं।
तो चलिए ये वीडियो समाप्त हुई, और प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितने भी बहन भाई देखें वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।